हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को एक सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहां अजीब दृश्य खड़ा हुआ है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो, इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अब किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान, जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं, उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी हो, इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो, इसको रोके, टोके और निकालकर बाहर करे। और ये जो अधिकार है, वो कोई ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आए तो ये होगा। हमारे समय में नियम नहीं बने भाई, ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते हैं और एक एक धारा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ी है मान्यवर, मगर वो तोड़े तो हम तोड़े, ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हम सहमत हैं, परंतु नियमों का क्या? स्वच्छंदता से यहां नहीं बोला जा सकता है। नियम अनुसार सबको बोलना पड़ता है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वही बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहां बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मानो हमने स्पीकर की पद को, गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी, जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए में अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। सबने समर्थन किया है कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर।
आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन में। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां। परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है, जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं। और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं है, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे? चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां? अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। मानिए, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए। क्या कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा, और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सबकी सहमति से 9 तारीख मुकर्रर की थी मान्यवर, वो भी बैठे थे। हम सबको मालूम है बोलने के विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सदन का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती। आपकी सहमति से 9 तारीख को आया, और ये इससे सहमत नहीं, सदन को डिस्पर्स कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार
आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी। मान्यवर एस.वी.के. राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को, इसका भी हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती। मान्यवर आप करते हो, ये स्पीकर करते हो। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया, और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं मान्यवर। और ये नियमों के अनुसार सदन चलाने का दायित्व मान्यवर स्पीकर का होता है, और ये स्पीकर को जो दायित्व दिया है वो लोकसभा के नियमों के तहत दिया है, जो बिरला साहब के समय में नहीं बने। इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई, और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर, ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं है। वो बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई, स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर, इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर, वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया है कि एक आइडिया है, फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई, ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है, यहां बहस के विषय तय होते हैं, और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी, उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है।
मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है, इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते जब तक ये नहीं। Sir, is this non-confidence motion against LOP or Speaker, sir? नहीं I thought that Home Minister is talking about the non-confidence He is motion quite against aware. LOP. He is quite Complaint aware. against LOP. No, he is quite This aware is that non-confidence motion against There Speaker. is no confidence Not against motion LOP. against the Speaker, and it has been brought by your Congress party. Now गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, सुनो, अब सुनना पड़ेगा। एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। वो कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया, और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है, उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते। अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ जवाब। बैठे कल्याण बनर्जी जी हाँ, बैठिए। बाकी है। आप कल्याण बनर्जी बैठ जाइए सब। नहीं अभी इतना बाकी है, बैठो ना, आ जाएगा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल गृह मंत्री जी का जवाब। मान्यवर राहुल गांधी जी, माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, हो सकता है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए उनको देश भर में कहीं पर भी जाना पड़ता है, और उस वक्त बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है, और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। मान्यवर, जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर, आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदया, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ
सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर? मुझे तो बोलने में मान्यवर ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं। एक मिनट माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृहमंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मान्यवर, ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on the top. I will request. Why? You are provoking. Bhagwa Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं। जब विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगोई भाषण कर रहे थे, उन्होंने किया कि हम चीन की सीमा की चर्चा करना चाहते थे। एक अप्रकाशित पुस्तक के रेफरेंस से चर्चा करते थे, आपने करने नहीं दिया। मगर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। और साहब, उस वक्त विपक्ष को प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्या दिया? श्री जवाहरलाल नेहरू ने कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। ये तो उनकी मानसिकता है। 1962 में चीन पूरा नैफा पड़ा लिया। नेहरू जी ने कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। असम को बाय बाय कह दिया मान्यवर। इनके समय में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हड़प लिया और वो चीन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा 6 सितंबर 2013 को देश की संसद में कहा कि सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। वो सेनाएं किसके लिए है मान्यवर? और स्वयं लीडर ऑपोजिशन लोकलाओ में हमारे और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। वो चीनी दूतावास में मुफ्त मीटिंग कर रहे। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, पर चीनी दूतावास जब इसका कंफर्मेशन किया तो उन्होंने कहा जानकारी लेने के लिए गए। अरे जानकारी लेनी थी तो रक्षा मंत्री जी को मिलते, प्रधानमंत्री जी को मिलते, राष्ट्रपति जी को मिलते। चीन के दूतावास से जानकारी आप लेना चाहते हो मान्यवर? वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपया का अनुदान मिला। ये राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से दान लेता है और
2022 में रद्द होगा। अब मुझे बताएं कांग्रेस के लोग कि कौन ये पैसों से क्या रिसर्च किया गया। मान्यवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 7 अगस्त 2008 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एमओयू करा। अब वो घोषित करे एमओयू क्या था। और मान्यवर, आज चीन यूएनएससी में अगर सदस्य है तो जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड उदारता के कारण है। सदस्यता पर अधिकार सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के नाते भारत का था, उन्होंने चीन को जगह कर दी। और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 29 पोस्ट नंबर 303 में लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं आज यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने कहा कि अमेरिका के डील में भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, भारत के किसानों का कोई नुकसान एक भी डील के अंदर नहीं हुआ। ये सर्वदा झूठ फैलाया जाता है। भारत के किसानों का नुकसान तो WTO में 2013 में आपने किया था। अंतरिम पीस क्लॉज को स्वीकार कर लिया, जिसको हमारी आज की वित्त मंत्री जब व्यापार मंत्री थी तब इसको वो असहमति व्यक्त कर आई, इसलिए आज हमारे किसान बचे हुए। अभी मान्यवर, यहाँ पर AI समिट हुआ। 80 देशों के AI के एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आई और कांग्रेस अपनी परंपरा के तहत कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का स्थान तय किया गया है और ये जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन करने का स्थान। अब जहां 22 राज्यों के अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, वहां जाकर भारत की शान बिगाड़ने का काम। मान्यवर, भाजपा का विरोध करते ये भारत का विरोध करने लगे। और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के स्पीकर के सामने, वो भी इसलिए लाए हैं कि कहीं से भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पर सब शंका उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर शंका उठाना, न्यायपालिका पर शंका उठाना, एजेंसियों पर शंका उठाना और स्पीकर की चेयर पर भी शंका करना। एक टोटल नकारात्मक मोड़ में कांग्रेस आ गई है मन, और इसलिए इस सदन बहुमत के साथ एक भटका दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक इस लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।